दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे होने वाला है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। नए जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ रही हैं उनको थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि दुनिया का पावर डायनेमिक्स जो है वो किस साइड शिफ्ट कर रहा है। इन द डीपर डिटेल हम लोग जाएंगे पोस्ट कोल्ड वॉर एरा क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो ग्लोबली पावर शिफ्टिंग हुआ, कोविड के टाइम में, कोविड के बाद कैसे पावर शिफ्टिंग हुई, द डायनेमिक्स आर बीइंग शिफ्टेड नाउ। चाइना का जो एक ड्रामेटिकल अराइज था, जो उनका इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने का जो सफ़र है, जो हम कह सकते हैं, वो कैसे आए यहाँ तक, क्योंकि वो लोग चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पुअर बिफोर 90s। सो इन सब में यूएसए का क्या रोल था, कैसे चाइना इतना आगे पहुंचा हुआ है, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले सालों में क्या चाइना ऐसे ही इकोनॉमिकल सुपर पावर रहेगा या फिर उसको चैलेंज देने के लिए उसके साथ में कोई खड़ा होने वाला है। एंड यू आर नॉट रॉन्ग दोस्तों, इंडिया इन सब में एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉम्पिटिटर है जो आगे आने वाले टाइम का सुपर पावर बन सकता है। हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, इन सब टॉपिक्स पर आगे चलेंगे। आप बने रहिएगा, हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे और बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन और अपना जो एनालिसिस है, हम आपको बहुत सारे रोचक जानकारियाँ, बहुत सारे फैक्ट्स अबाउट द कंट्रीज, स्ट्रैटेजीज और आजकल जो सब इन एंड अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है, जो मिडल ईस्ट का इस टाइम इशू चल रहा है, जो यूरोप एंड रशिया इंक्लूडिंग यूएसए जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, इजराइल एंड पैलेस्टीन का जो इशू है, इन सब का इस सब में क्या की रोल है, इन सबको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे आगे कि आने वाले वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है। तो आप बने रहिएगा, आपके प्यार और साथ की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको हम ले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। सो राइट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बट गई थी, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक विच वॉज लेड बाय यूएस, जो अपने कैपिटलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स के लिए जाने गए, और सेम टाइम पर रशिया जो था वो कम्युनिस्ट फ्रंट पर रहा। सो जैसा हम सब लोग समझते हैं कि जैसे जानते भी हैं कि रशिया और यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 में साथ लड़े थे, दे वर द एलाइज। बट प्रॉब्लम ये होता है कि दोस्तों जो दो कंट्रीज की दोस्ती है ना, वो हमारी दोस्ती की तरह नहीं होती, वो चेंज होते रहती है ओवरनाइट। उसमें बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हैं लोगों के, अपने इंटरेस्ट हैं हर कंट्री के। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे रशिया और यूएसए के बीच में गैप बढ़ता गया और धीरे धीरे वो एक कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हो गए, जो था उनके मिलिट्री सुपर पावर एंड वेपनरी का। सो आप सब लोगों ने ये सब शायद बहुत जगह पढ़ा होगा कि यूएस और रशिया की जो स्पेस की होल्ड लगी थी और न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा करने की, वही रीजन है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स यूएसए या रशिया के पास हैं। तो ये धीरे धीरे ये सब जो होता गया, ये इन दोनों कंट्रीज को एक ऑलमोस्ट वॉर की तरफ लेके गया, जो था कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर एरा में रशिया और यूएसए आपस में एक वॉर में थे। रशिया, जिसे हम आज रशिया बोलते हैं, तब वो सोवियत यूनियन था। सो सोवियत यूनियन एंड यूएसए वर इन अ फाइट दैट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड वॉर। सो ये कोल्ड वॉर था जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कहीं ना कहीं मात दे रही थी, कहीं ना कहीं गिरा रही थी। सो इस टाइम वर्ल्ड का पावर डायनेमिक्स एक स्ट्रगल के दौर पर था, जहाँ पर रशिया और यूएसए के बीच में होड़ थी कि कौन वर्ल्ड को अब लीड करेगा। तो रशिया अपनी जगह अपनी एफर्ट्स लगा रहा था और यूएसए के अपने एफर्ट्स थे। सो ये कोल्ड वॉर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, जो आप सब लोग आई होप जानते ही होंगे। और यूएसए का जो लड़ाई था, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, रशिया और यूएसए की लड़ाई के बीच में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को मिला, तो वो मिला चाइना को। क्योंकि जो यूएसए का जो मेथडोलॉजी है, जो यूएसए के इंटेंशंस थे, दे वांटेड टू make someone stand in front of Russia in the Asian region. So उन्होंने चाइना को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनके ट्रेड्स को स्ट्रेंथन किया, उनको ट्रेड रूट प्रोवाइड कराए, उनको फंड्स दिए, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और धीरे धीरे चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे। और चाइना जो था वो एक कंट्री, ऐसा कंट्री बन के निकला जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर था और ओवरनाइट इन अ बिगर सेंस चाइना खड़ा हो गया और उसकी इकोनॉमी उसके ट्रेड्स पे डिपेंड करती है। सो उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई धीरे धीरे कि वो खड़ा तो हो गया एशिया, बट चाइना कभी रशिया के अगेंस्ट डायरेक्ट खड़ा नहीं हुआ। सो जो यूएस का इन्वेस्टमेंट चाइना में था, वो चाइना अब यूएस को लगने लगा कि ये इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है ये वेस्ट जा रहा है, क्योंकि चाइना इज नॉट डूइंग एनीथिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रशिया। बट एट द सेम टाइम एक बार अगर चाइना का ट्रेड सेट हो गया, उनकी इंडस्ट्रीज लग गई, उनका सब कुछ सेट हो गया, तो चाइना के पास पैसा आने लगा। तो ये जो पैसा है, चाइना ने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रेंथन करना शुरू किया और एशिया में एक बिगर प्लेयर बन के चाइना इस टाइम खड़ा है। और अब ये इट्स नॉट ऑफेंसिव टू से कि चाइना इस टाइम इज अ वेरी मच बिगर सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन द एशिया एंड द एंटायर साउथ वेस्ट ईस्टर्न रीजन ऑफ द एशिया, जो डायरेक्टली थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया है यूएसए को, जो कई बार यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट इस बात को एक्नॉलेज कर चुका है और
कई डायरेक्ट थ्रेट्स ऐसे हैं जो यूएसए ने भी रशिया को दिए हैं, सॉरी चाइना को दिए हैं। सो ये पावर का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे फिर कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि अब यूएसए का जो प्लान्स थे वो फेल हो रहे थे। सो जो पावर्स हैं वो हमेशा मिलिट्री पावर्स नहीं होती, ना ही आपकी टेक्नोलॉजी पावर है। जो एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने है वो चाइना है, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी की पावर है वो पावर एक बहुत बड़ी पावर है। बिकॉज इन अ लॉन्गर रन आपकी अगर इकोनॉमी का स्ट्रेंथ अच्छा है और आप एक किसी पर्टिकुलर पेस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यू कैन बिकम अ सुपर पावर, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मनी। अगर आपके पास पैसा आ रहा है कंट्री के पास, तो सो दे विल एक्वायर एवरीथिंग, बी इट वेपनरी, टेक्नोलॉजी और एनीथिंग। सो चाइना ने यही किया। चाइना ने जब उनके पास पैसा आया, उन्होंने अपने मिलिट्री को खड़ा किया, अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, और धीरे धीरे वो स्पेस के रेस में भी आने लगे। तो स्पेस का रेस चाइना ने इतनी जल्दी कवर किया, आप सब लोग जानते हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग दिस वीडियो मस्ट बी हैविंग गुड इंटरेस्ट इन स्पेस एडवेंचर्स एंड स्पेस न्यूज एंड ऑल। सो चाइना ने अपने स्पेस प्रोग्राम को खड़ा किया। चाइना ने अपने फाइटर प्लेन्स खुद बनाने स्टार्ट किए, उन्होंने अपने सबमरीन्स खुद बनानी स्टार्ट की, चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए। सो ये इम्बैलेंस जो था, पावर का इम्बैलेंस, बिकॉज चाइना और यूएस ऑलवेज वांटेड टू बी ए सुपर पावर। अब क्या है कि अगर चाइना खड़ा हो जाएगा सामने, और तो ये हमेशा यूएस को नर्वस करेगा, क्योंकि उसको खुद सुपर पावर बनना है। एक तरफ उन्होंने रशिया को काउंटर करने के लिए अगर चाइना को खड़ा किया, तो अब चाइना को काउंटर करने के लिए वो किसी को खड़ा करेंगे। सो इन दिस केस हम सबके दिमाग में आता कि क्या यूएस जो है वो इंडिया को नहीं खड़ा कर सकता था। इस पर कई सारे डिबेट्स हैं, बट कई सारे लोगों को लगता भी है। बट हमारा अगर हिस्ट्री उठा के देखें, हमारा मिलिट्री का जो सप्लाई चेन है, या फिर आप ओवरऑल ट्रेड हमारा देखें, तो रशिया जो है हमारा वो ऑल टाइम एक ट्रेड पार्टनर है, जिसने हमें हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वेपन्स हो ड्यूरिंग आवर 1971 का वॉर हो, या कोई भी वॉर। रशियंस के जो वेपन्स थे हम हमेशा यूज करते हैं, और आज भी हमारे पास हैं। सो इंडिया इस टाइम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ना वो कभी रहा। क्योंकि अर्लियर प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इंडिया अगर किसी ब्लॉक का हिस्सा हो, तो एटलीस्ट उनको उतना केपेबल होना चाहिए था कि उनके साथ खड़ा हो सके, जो कि वो नहीं था। और अगर आज वो है इंडिया खड़ा, तो इंडिया को पता है कि उसका वर्थ क्या दुनिया में, क्यों उसके पीछे दुनिया भाग रही है। और इन सब के बीच में आई फील दैट मोदी गवर्नमेंट जब से आई थी 2014 में, उनका बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनलार्जमेंट करना हो, वेपन सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन हो, मिलिट्री को अपग्रेड करना, रीशेप करना, जितने सारी चीज़ें हुई हैं। आप देख सकते हैं तेजस प्लेन का एग्जाम्पल है, जो कि ऑलमोस्ट 24 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट जो था ठंडे बस्ते में था। तो इस सब चीज़ों को इन्होंने फास्ट किया, काम बढ़ाया, तेज कराया। सो आज हम जाके एक स्टेज पे हैं जहाँ पर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। सो अब इतनी देर तक हम चाइना की बात कर रहे थे। सो कोविड आने तक चाइना का एक रेपुटेशन था वर्ल्ड में, जो कि कोविड के टाइम में चाइना की रेपुटेशन बहुत कम हुई है। इट्स नॉट बिकॉज कि हम सोचते हैं कि ये कोट अनकोट जो वायरस है वो चाइना से आया था, या चाइना ही उस वायरस का रीजन है। बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि वर्ल्ड के जो दुनिया की दोस्ती होती है ना, दो कंट्रीज की, वो दो दोस्तों की दोस्ती की तरह नहीं होती, दो लोगों की दोस्ती की तरह। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग दोस्ती, अगर आप इसके डिटेल में जाएं तो आप समझेंगे कि इंडिया और रशिया अगर दोस्त है, तो क्या इनके स्पाइस एजेंट्स एक दूसरे कंट्री में है, वो रहेंगे हमेशा, क्योंकि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट पर काम करती है, अपने लोगों के इंटरेस्ट पर काम करती है। सो कोविड के बाद चाइना की जो रेपुटेशन थी वो दुनिया भर में खत्म होने लगी। और एट द सेम टाइम जब गलवान हुआ, आप सब लोगों ने देखा था, और उस टाइम जब चाइना ने जो मसल फ्लेक्सिंग करी थोड़ा आर्मी की, इट मेड इंडिया टू स्टैंड आउट ऑफ द इमेज ऑफ अ पीसफुल कंट्री। सो दे रिटेलिएटेड इन अ वे, इन अ वेरी लॉन्गर वे, दैट हमें उसका एक ही पार्ट पता है कि हमने मिलिट्री की मिरर डिप्लॉइंग की थी। इट वाज नॉट अबाउट द मिलिट्री, वी हैव डन अ लॉट इन द वर्ल्ड अबाउट दिस। सो जिसका फर्क ये हुआ कि इंडिया का एक अलग इमेज आने लग गया। फिर ड्यूरिंग द कोविड हमने जो दवाइयाँ, मेडिसिन, जो हमने वैक्सीन्स दो अदर कंट्रीज को दी हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को हमने फ्री दी इंडिया ने। और सो इंडिया बिकेम अ वेरी a kind of player who takes care of everyone in the world, चाहे वो poorer section of the countries हो या फिर rich country हो। सो हमारा एक अलग इमेज बना कोविड के टाइम में। सो हम एक बात जो यहाँ पर अभी तक जितनी बात हम डिस्कस की थी, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अभी तक नहीं कर पाए, जैसे उन पर डिटेल में बात नहीं कर पाए। जैसे दुनिया ग्रुप्स में बटी हुई है। क्वाड जैसे एक है, ऑकस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूके हैं।
क्वाड है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए ये सब हैं। सो EU है, EU में यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज होगी। सो दुनिया के जो अलग अलग सेगमेंट्स पे दुनिया बटी हुई है, इनके अपने अपने अपनी कंट्रीज जो इन पर एसोसिएटेड कंट्रीज है उनकी टाइज जितनी है वो सब भी दुनिया के जो ग्लोबल जो डायनेमिक्स है पावर का, इस सबको अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो प्रोग्रेसिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, इनको मान लीजिए, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं जो इस टाइम बूम कर रही हैं अपने सेक्टर्स पे, बीट प्रोडक्शन पे, GDP इनकी स्ट्रेंथन हो रही है, हाई हो रही है, अच्छी जा रही हैं। और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन इस टाइम कंप्लीट टर्मोइल पर खड़ा है, जिसको अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ब्रेक्सिट के बाद जब ब्रिटेन वहाँ से एग्जिट हुआ था, उसके बाद उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस टाइम यूक्रेनियन वॉर का है, जिसमें वो यूक्रेन को अब खुला सपोर्ट करने लग गए हैं, जो कि आई नो दैट दे मस्ट हैव थॉट इन डिटेल अबाउट दिस, बट जर्मनी का ये बोलना कि यूक्रेन कैन यूज देयर वेपन्स टू हिट द टारगेट्स इनसाइड रशिया इन रशियन लैंड। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें वो डायरेक्टली यूएस के साथ अलाइन दिखते हैं। तो अभी क्या होता है कि पहले जो वर्ड था, जो जर्मनी और यूएसए, तो बोथ कंट्रीज को लाइक ऐसे एनिमी थे जो खून के प्यासे थे। अभी क्या है कि वही जर्मनी और यूएसए सेम टोन पर बात कर रहे हैं, व्हेन द वॉर इज अगेंस्ट रशिया। तो आप देख रहे हैं कितना ये कोई आम दो लोगों की दोस्ती की तरह नहीं होती कंट्रीज की दोस्ती, जो मैं पहले बोल रहा था। क्योंकि जो रशिया और यूएसए पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में ये लोग एक दूसरे दुश्मन हो गए धीरे धीरे, और जब इन्होंने ब्रेकडाउन किया रशिया को इन नंबर ऑफ कंट्रीज, उसके बाद भी इनका वो रुका नहीं, न उनके रेस खत्म हुई, न उनका कॉम्पिटिशन खत्म हुआ। इट्स नेवर अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आप हम सब लोग जानते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि हम ग्रोथ पर कॉम्पीट करेंगे किसी और पर। इट्स अबाउट वेपन्स, इट्स अबाउट पावर प्रोजेक्शन, दिस एंड दैट एवरीथिंग। जब रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, इन्वेड किया था, तो उस टाइम US फोर्सेज थी जिन्होंने तालिबान को ट्रेन किया, तालिबान को वेपनाइज किया। तो ये हिस्ट्री हम जानते हैं। नाउ द रशिया इज स्ट्रगलिंग विद यूक्रेन इन इट्स बॉर्डर। सो अगेन जो यूक्रेन है वो क्यों स्टैंड कर रहा है? क्योंकि उसको बिहाइंड द बैक द US एंड यूरोप इज सपोर्टिंग, जस्ट बिकॉज द यूक्रेन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ NATO भी इस गेम का हिस्सा है, एज यू ऑल नो। इसीलिए जो EU है वो सब इसमें उलझा पड़ा है, क्योंकि नीदर दे हैव एनी वे आउट ऑफ इट, नॉट दे कैन डायरेक्टली कम्पीट और डायरेक्टली टेक पार्ट इन द वॉर। सो ये इनका स्ट्रगल हमेशा चलता ही रहेगा जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता। सो हर कंट्री का एक अपना वेल थॉट इंटरेस्ट है अपनी कंट्री, अपने कंट्रीमैन के लिए। सो इसी कंटिन्यूएशन में जब लास्ट टाइम मिस्टर जयशंकर से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है वो किस ग्रुप का हिस्सा है, तो मिस्टर जयशंकर ने बोला था कि दैट वाज अ वेरी क्रिस्प एंड प्रिसाइज आंसर कि हम वी आर इंडिया एंड वी आर 1.3 बिलियन population. We don't want to be part of any group. We have our own group, our own ways to deal with things, and we are taking our side. Neither we are from USA nor we are from China. With China we are with ourselves. So this was a very much appreciated statement by Mr. I. Jaishankar, जो वर्ल्ड वाइड इवन एशियन कंट्रीज में सब इस इंटरव्यू पर्टिकुलर अगर आप कभी देखेंगे यूट्यूब में कहीं मिलेगा तो इंटरव्यू आप देखिएगा कि उसको कितना इन लोगों ने वेलकम किया, क्योंकि in that one single sentence Mr. Jaishankar was collectively answering for entire Asia. और इकोनॉमी को इन सबको एक बार के लिए साइड कर दें और ये समझें कि दुनिया का जो डिमांड है इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है। सो आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का एक एग्जांपल मिलेगा जो आप अगर थोड़ा डीपर सोचेंगे जिस पर, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक चौथा डायनेमिक्स है दुनिया का इंटरेस्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज़ द मार्केट। सो मार्केट इटसेल्फ इज़ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग यहाँ पर, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मार्केट का मतलब हम यहाँ पर किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, किस चीज़ का मार्केट। सो आप ये देखिए कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है उस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स आएंगे। दिस इज़ वेरी मच क्लियर। सो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो जो इंडिया का प्रॉब्लम हुआ करता था, आई होप एंड आई थिंक कि ये इंडिया का स्ट्रेंथ बन रहा है अभी। अगर आप और गौर से देखें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों आती है हमारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट आने से पहले लोग हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं, राइट। अब वो हमारा गाड़ी बेचना है, किसी को हमारा फाइटर प्लेन बेचना है, किसी को हमें टॉयज बेचने हैं, किसी को हमें मेडिसिन बेचनी है, किसी को सर्जिकल आइटम्स बेचने हैं। सो हर कंपनी का अगर इंटरेस्ट हम है तो वो सिर्फ इसलिए कि वी आर द बिगेस्ट मार्केट इन एशिया, क्योंकि चाइना ने इतना सब कुछ। और इसमें एक और चीज़ है, मैं एक पॉइंट भूल रहा था कि आपका स्लो ग्रोथ आपके लिए कई बार बेनिफिशियल होता है। हम स्लो ग्रोथ में, क्योंकि दुनिया जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ है, क्योंकि
जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, एआई जो है वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है दुनिया को, सब कुछ चीज़ें इतनी आसान होते जा रही हैं। सो आई थिंक हम एक पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता जाएगा, आपकी जॉब का स्कोप श्रिंक होता जाएगा, आपका जो स्पेक्ट्रम है ओवरऑल वो चेंज होता जाएगा। आप अगर ये सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, अगर आप सोचें कि आज जो गाड़ियां हैं जो फॉसिल फ्यूल पर चल रही है, इतनी सारी गाड़ियां, अगर आप देखें अगले 20 साल में ये सब कुछ रोड से हट जाएंगी। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे, आपको हो सकता है हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल मिलेंगे, और कुछ और इनोवेशन आ चुके होंगे। सिमिलरली आपको एक छोटा सा एग्जांपल आप चैट जीपीटी का देख लीजिए, वो आए अब आप सर्च इंजन की तरह आपको यूज करेंगे, आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने कलेक्टिव मैनर पे वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। सो ये सब धीरे धीरे एक सैचुरेशन की तरफ दुनिया जा रही है, जहां पर हमारी स्लो ग्रोथ हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्लो ग्रोथ का एक पॉइंट ये भी है कि हम सब ने दुनिया का वो सब नहीं देखा जो लोग देख चुके हैं, इसलिए हम वो मार्केट है जिसमें सब कुछ खप सकता है, दुनिया हमारी तरफ फोकस कर रही है। सो जैसे जैसे हम ग्रोथ करते जाएंगे और हम वो मार्केट हैं जो सबसे ज्यादा इस टाइम डिमांड पे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइम अपनी कंडीशंस रख सकती है। ये एक चौथा स्पेक्ट्रम है इस ओवरऑल सिनेरियो का, जिसमें पावर प्रोजेक्शन सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, मिलिट्री नहीं है, मार्केट भी एक पावर प्रोजेक्शन है। इसको अगर हम डीपर डिटेल में समझें तो हम पाएंगे कि हम उस स्टेज पे हैं जहां पर वी कैन डिसाइड आवर फ्यूचर। और आई एम वेरी थैंकफुल टू, आई हैव रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की आप बात करें, हमारे इंटरनली कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं, आपने कई बार नोटिस किए होंगे, मिस्टर नितिन गडकरी हैं जो रोड एंड ऑल में इतना इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री में मिस्टर जयशंकर, ही इज अनमैचेबल पर्सनैलिटी। सो ही नोज he knows in so much of detail about this कि हम कौन हैं और हमारी वर्थ क्या दुनिया में। सो दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग नाउ। देखना चाहें तो चाइना आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है इकोनॉमिकली। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, अपना प्रोडक्शन लाइनअप उन्होंने बहुत सारा बढ़ाया, और उनका प्रोडक्शन लाइन ने उनको इतना ग्रोथ दिया कि आज वो मिलिट्री में भी सब कुछ खुद कर रहे हैं। अब अभी हम पिछले सेगमेंट में ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या क्या इंडिजिनस चीजें बना रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मिलिट्री सुपर पावर, तो दिस विल ऑलवेज रिमेन इट्स अ कन्वेंशनल थिंग, मिलिट्री पावर जो है, क्योंकि the amount of firepower that you have is your power in that extent, but दुनिया कंबाइंड कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे चलता है। जो पावर जो होते हैं कि आपका लीडरशिप कैसा है, आपका पॉलिटिकल स्टैंड कैसा है, पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कितनी है, आपका यूथ कितना एजुकेटेड है, आपका एजुकेशन का जो रेट है एवरी ईयर का, जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कि आने वाले फ्यूचर में आपकी कंट्री को लीड कौन कर रहा है। आर यू प्रोड्यूसिंग the right amount of leaders for your country to lead you through next 5, 10, 15 years? I would say कि इंडिया जो है वो एमर्जिंग पावर इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया के पास इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ही एजुकेशन में रहा। अगर मैं इंडिया बोलूँ तो यहाँ पर मैं इंडिया बोल रहा हूँ टू द मिडिल क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके वीडियोस बहुत देखता हूँ, मेजर गौरव आर्य, उन्होंने एक वीडियो उन्होंने बोला था कि इंडियन मिडिल क्लास ने अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाया। आप उनके वीडियोस देखिएगा, वो बहुत, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, इट टच माई हार्ट कि हाँ, ही कॉट द राइट स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास जो है वो आप अपने चारों तरफ देख लें, क्योंकि ये मुझे पर्सनली इसलिए फील होता है क्योंकि व्हेनेवर समवन से मिडिल क्लास के मदर फादर, तो आई रिलेट टू माई पेरेंट्स। सो हम सब ने ऐसा एक इकोसिस्टम अननोइंगली आई गेस बढ़ाया हुआ है। मैं अननोइंगली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा तो वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा एक कंट्री की ग्रोथ में। क्योंकि नॉर्मली तो लोग क्या सोचेंगे कि आपने पढ़ाया, वो पढ़ लिख के अच्छा एक जॉब करेगा, बट एक पढ़ा हुआ लड़का और ऐसे 100 लड़के, 1000 लड़के लड़कियां, 2000, 10,000 मिलकर एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं जो एजुकेशन ओरिएंटेड होता है और जो एक ओवरऑल स्ट्रेंथ देता है, हमें एक कुशनिंग देता है कंट्री को कि हाँ, हम लोग एक अच्छा फ्यूचर, वी आर लीडिंग टू अ गुड फ्यूचर। और अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स में आते हैं, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स में एजुकेशन के अलावा ओवरऑल देखें, ये तो हमारा इंडियन था। जो वेस्ट है, वेस्ट इस टाइम जो है वो स्ट्रगल में है, तो हमारे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, ये जो कुछ भी है। हम लोग, हमारा फोकस अपनी ग्रोथ पे है, हम अपना स्टांस ले रहे हैं, अपना साइड ले रहे हैं, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम मिटिगेट करने का ट्राई कर रहे हैं एज ए कंट्री, एज अ होल। सो दिस इज अ गुड साइन दैट वी कैन कम आउट एज अ कंट्री हु कैन लीड द एशिया एंड इवेंचुअली सब्सिक्वेंटली द वर्ल्ड। ऐसा हमारा कोई हंगर नहीं कि हमें लीड करना है, बट लीड इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमी, क्योंकि हमारा पहला फोकस ही अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का है।
यूरोपियन यूनियंस की हम बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं, और दिस रशिया यूक्रेन वॉर इज हैज बिकम वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन की ना उसमें कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना कोई क्लियर विनर डिसाइड हो पा रहे हैं। सो लोग इसको एक वॉर की तरह देखते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी मैसी बैटलफील्ड, जहाँ पर लोग अपना अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, इसलिए सब लेंथी होता जाता है। और जो उसमें नुकसान किसका होता है, दो कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं उनकी इकोनॉमी को नुकसान, उनके मैन पावर की कैजुअलिटीज जो हैं वो मिलिट्री कैजुअलिटीज, उनके सिटीजन्स की बदहाली, ये सब कुछ होता है। बट कुछ कंट्रीज अदर्स होती हैं जो उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाती हैं। इट विल कीप ऑन हैपनिंग, एंड ये दुनिया भर में चलता है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं एज ए कंट्री। रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, बेल्जियम के अपने हैं, जर्मनी के अपने हैं, यूएस के अपने हैं, इसराइल अपना उसके अपने हैं। एट द सेम टाइम इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम किसी वॉर में नहीं है, वी आर टेकिंग आवर ओन साइड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर एस जयशंकर वट एवर ही टोल्ड टू दैट दैट एंकर और द रिपोर्टर दैट डे की हम अपना साइड लेंगे, बिकॉज वी कैन लीड आवर बैटल, वी हैव आवर ओन बैटल्स। इसके अलावा जो हम बात करते कि दुनिया किस तरफ इस टाइम जा रहा है, आगे किस तरफ जाएगा, सो आई स्ट्रांगली फील दैट दुनिया जाएगा जिस तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट्स ही बहुत बड़े वॉर करा देती हैं, और मार्केट्स ही वॉर रुकवा भी सकती हैं। आप देखेंगे चाइना अगर इवॉल्व हुआ है तो चाइना बहुत बड़ा मार्केट था, इसलिए इवॉल्व हुआ। चाइना ने मार्केट बनने के साथ साथ अपनी जरूरतें पूरी करके जब बेचना स्टार्ट किया, अपने यहाँ पर प्रोडक्शन लाइंस लगानी शुरू करी, सो इवेंचुअली उसको ही बेनिफिट मिला। सिमिलरली इंडिया इज ऑन द सेम ट्रैक। हम लोग के इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, हम मार्केट हैं बहुत बड़ा, वी हैव अ बिग पॉपुलेशन एंड वी आर ग्रोइंग ग्रेजुअली, बट नॉट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली विल ग्रो। बट ये स्लो ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि स्लो ग्रोथ इज अ ब्लेसिंग इन सम एक्सटेंट। स्लो ग्रोथ हमको टेक्नोलॉजिकल जो डिसएडवांटेजेस आने वाले इमीडिएट, उसके लिए हमें डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करेगा उसके सामने। वी विल बी लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स जस्ट बिकॉज वी आर रनिंग लिटिल स्लोअर। ये आपने देखा होगा, हमारा जो मार्शियन मिशन था मंगलयान, उससे पहले जिनके फेलियर्स हुए हमने उनसे सीखा। सिमिलरली जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ आ रहा है, लोग एआई की तरफ जा रहे हैं, तो इमीडिएट एट फर्स्ट साइट हमें लगता है कि दे आर गेटिंग बेनिफिटेड ब्रॉडली, बट हम लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। हम लोग ब्लेस्ड इसलिए हैं क्योंकि हम अभी भी कन्वेंशनल मेथड्स पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, और आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन हमें मिलेगा जब दुनिया से सब कुछ चेंज हो रहा होगा, जब फॉसिल फ्यूल्स से दुनिया हट रही है, जब एआई पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये इतना फास्ट हो रहा है ना। अगर आप बहुत डिटेल में देखें तो आने वाले 5 से 10 साल में बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाली, और 20 साल में तो बहुत ही एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी, जो उस टाइम हमें सरप्राइजिंग नहीं लगेंगी, बट अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो वो हमें बहुत सरप्राइजिंग लगेंगी। तो इसलिए जो पावर्स will be there with people who are consumers. We are the consumers. I'm telling you again and again, and I can say that this makes a little good sense कि हाँ we are consumers and consumers can decide the होता है ना कि दुनिया चलता है डिमांड वर्सेस सप्लाई में। So wherever there is demand, there will be the supply will be on a constant stretch में रहेगा। सप्लाई को the rates, the prices, everything will come down or go up. See, this is of the market, and it's a volatile market, and it keeps on going up and down. But demands होंगी तो investments होंगे, हम इस बात कर चुके हैं। इससे क्या होता है कि हम एक एशिया में एक ऐसी कंट्री है जिसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके पास बहुत कुछ अभी एक्सप्लोर करने को है, बहुत कुछ चीज़ें बनाने को है। हम बहुत अभी उस लेवल पे हैं जहाँ पर हमें इवॉल्व करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है। सो हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे हम अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं, हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं, और हम सबसे बड़ा एक जो विजनरी आइडिया था, जो मेक इन इंडिया वाला, जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें रिसेंटली दिया था, एंड उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेक इन इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। सो धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। So we have every essential item in our bucket list to become a global superpower, be it military presence, be it the technology that we are acquiring now, education, and our position in the globe. जैसे हम we can be called the king of Indian Ocean because हमारा पोजीशन ऐसा है। अभी रिसेंटली जो हूथी पायरेट्स से बहुत सारे लोगों को छुड़वाया था, बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारे कई कंट्रीज के सेलर्स थे जिनको इंडियन नेवी ने सेफ गार्ड किया। द रीजन बीइंग कि इंडियन ओशन में अगर इंडिया नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो कौन करेगा।
So the think tanks, the people in a great positions in the government are well aware about कि उनको क्या सोचना है यहाँ पर, क्या प्रेडिक्शन करना है दुनिया में. So it's a combination of multiple things. Be it market, be it your muscle flexing, your political approach, आपका जो प्रेजेंस है दुनिया में वो कैसा है, आपका इमेज कैसी है, आपका स्टेबिलिटी कैसा है. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर इन अ वे टू बिकम समवन वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीजन. एंड आई एम श्योर ये जरूर होगा. सो हैविंग सेड दैट, मोस्टली चीज़ें हमने इस वीडियो में, इस सेक्शन में कवर किए हैं. आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और नहीं भी आए तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर. आप लोगों के फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरी है. क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग बताएंगे तो मुझे शायद मैं समझूंगा कि मुझे कहाँ पर मुझ में कमियाँ हैं, कहाँ पर मुझे चीज़ें सुधार करना है, वीडियोज़ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन कौन से ऐड करनी है, किस सेक्शन पर ज़्यादा जोर देना है, या कुछ चीज़ें स्ट्रिंग करनी है. सो मुझे आप लोगों का इस पर सपोर्ट चाहिए होगा कि आप लोग बताइएगा ज़रूर. और हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम इंडिया में इलेक्शन के बाद वोटिंग काउंट चल रही है. सो आई एम श्योर आज शाम तक द लीडर विल बी डिसाइडेड कि कौन पार्टी ऐसी है जो जीतेगी, जो सेंटर में वी विल गेट टू नो कि हु इज द वन हु इज गोना लीड अस फॉर नेक्स्ट 5 years. एंड आई एम श्योर कोई भी पार्टी लीड करे, उनका मेन एजेंडा होगा भी और होना भी चाहिए कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना. बाकी जो आपके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन विद इन द पार्टीज, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो तो चलती रहेंगी. आई एम वेरी श्योर कोई भी पार्टी हो, बिकॉज बीइंग एनी पार्टी और एनी पार्टी मेंबर, फर्स्ट दे आर इंडियंस. सो मेरे आपकी तरह ही वो लोग भी, शायद उनका भी यही विजन होगा कि एक दिन शायद हम लोग एक सुपर पावर बनेंगे. एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि ये होगा. एंड इंडियन इलेक्शंस का जो ऐसा, जैसे डांस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं वेस्टर्न, की इंडिया के इलेक्शन पर दुनिया की नजर रहती है. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड अबाउट इंडियन इलेक्शंस. एवरीवन इज लाइक विद ऑल आइज टू नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर फॉर नेक्स्ट 5 years. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आर लीडरशिप मैटर्स टू द वर्ल्ड, कि हमारा लीडर कौन है, ये इससे फर्क पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज को, दुनिया को, क्योंकि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं एंड वी आर एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द ग्लोब. और एशिया में हमारा एक अपना इंपॉर्टेंस है, सिमिलरली वर्ल्ड में भी हमारा एक इंपॉर्टेंस है. तो दुनिया हमें उस नज़र से देखती है, हमें समझना चाहती है, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे समझना चाहती है आगे क्या हो रहा है. लोगों के कमेंट्स आएंगे, आप देखिएगा अदर शाम तक जब हमारे गवर्नमेंट का डिसाइड हो जाएगा विनर कौन है. सो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग कमेंट करेंगे, दे विल पास ऑन गुड विशेज, या फिर कोई भी आएंगे. सो ऐसे टाइम में ये वर्ड्स जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये बहुत मैटर करते हैं. आप लोग नोटिस कीजिएगा कि क्या बोलते हैं. एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस ना डिसाइड करता है कि उनकी पॉलिसीज हमें लेके कैसी है. ऐसे टाइम में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप समझिएगा, आई होप आप समझते होंगे, बट थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि लोग कैसे बोलते हैं. क्योंकि कोई भी बिग इवेंट होता है, उस टाइम में कोई कंट्री अगर स्टेटमेंट देती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड से उनका बहुत कुछ समझ में आता है. उनका एजेंडा समझ में आता है, उनकी पॉलिसी समझ में आती है, उनका इंटेंशन हमारे लिए कैसे वो समझ में आता है. सो आई एम श्योर जैसे ये सब खत्म होगा, इलेक्शन वाला थकान खत्म होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत थक गए होंगे. आई डोंट नो हाउ, बट दे मस्ट टेक सम रेस्ट इसके बाद कुछ दिनों के लिए. ऑब्वियसली वो लोग बहुत थके होंगे, बहुत परेशानी वाला, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है. इसके बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और फिर से हम अभी और वीडियोस लाएंगे जिन पर हम बात करेंगे कि पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो शायद गवर्नमेंट करेगी. क्योंकि बेसिस ऑन द ट्रेंड दैट द वर्ल्ड इज गोइंग विद, हमें बहुत सारे आइडियाज आएंगे. एनी विच वेज, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियोस के लिए हैं. अभी के लिए आप लोग अपना प्यार दीजिएगा. वीडियोस को आप लोग जानते हैं, आप स्प्रेड आउट कीजिए, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कीजिएगा. क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप लोग एंगेजमेंट मेरे वीडियोस पर करेंगे, इट विल हेल्प मी टू स्प्रेड दिस वीडियो आउट अक्रॉस द यूट्यूब. और मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा.